हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के स्टॉक के ऊपर। यहाँ पे हम लोग शाउट आउट देना चाहेंगे गीतिका जी को। उन्होंने इस स्टॉक के बारे में रिक्वेस्ट किया था। तो गीतिका जी, आपके रिक्वेस्टेड स्टॉक के ऊपर हमने वीडियो बना दिया है, तो इसी खुशी में जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये हमारे IT स्टॉक एनालिसिस सीरीज़ का 4th वीडियो है। आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके पूरा IT स्टॉक का प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। वहाँ से आपका IT स्टॉक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर होगा। हम हमारे चैनल में बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का IPOs का एनालिसिस करते हैं, और हम जितना आसान भाषा में आपको एनालिसिस करके बताते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नॉर्मली हम हमारा एनालिसिस बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं, बट विप्रो का बिजनेस मॉडल ऑलमोस्ट सबको पता है। मोस्टली जो इंडियन IT कंपनीज़ है वो ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं। ये सारे ही सर्विस बेस्ड कंपनीज है। तो अभी पहले हम स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। करंट प्राइस चल रहा है 480, मार्केट कैप है 2,50,000 करोड़ के आसपास, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 22.2, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 17.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 15.9%, PEG रेशियो है 3.07 और डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.26। तो डेट कंपनी में बहुत ज़्यादा नहीं है। PEG रेशियो के हिसाब से कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम बता दें कि जब PEG रेशियो 1 होता है तब हम कंपनी को फेयरली वैल्यूड मानते हैं। ROCE और ROE कंपनी में ठीक ठाक है, बट बहुत इंप्रेसिव नहीं है। 22 का प्राइस टू अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टॉक का मीडियन प्राइस टू अर्निंग है 19.4। तो ये स्टॉक अपने मीडियन PE से भी ऊपर ही चल रही है। अभी अगर हम कंपनी का ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ 3 साल में है 14%, 5 साल में है 10.7%, EPS ग्रोथ 3 साल में है 6.72% और 5 साल में है 9.28%। तो सेल्स कंपनी में बहुत इंप्रेसिव नहीं है। अगर हम एकदम सच बोले तो एक्चुअली में बहुत ही ख़राब है। आपको अभी मार्केट में इससे काफ़ी बेहतर ग्रोथ वाले स्टॉक मिल जाएंगे, और वो भी IT सेक्टर में ही मिल जाएंगे। हम इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। स्टॉक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20.5% है, जो कि ठीक ठाक है। अभी अगर हम लोग कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो सेल्स में ज़्यादा ग्रोथ हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिसंबर 21 में जहाँ पे सेल्स था 20,000 करोड़ के आसपास, वहीं पे दिसंबर 23 में सेल्स हुआ है 22,000 करोड़ के आसपास। और इस बीच में जो सेल्स है वो 20,000 करोड़ से लेके 23,000 करोड़ के बीच में घूमता रहा है। सिमिलरली कंपनी का नेट प्रॉफिट और EPS में भी हमको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। एक्चुअली लास्ट 4 क्वार्टर से कंपनी का सेल्स, नेट प्रॉफिट और EPS तीनों ही डाउन ट्रेंड में रहा है। हर क्वार्टर कम होता आ रहा है। अभी अगर हम कंपनी का ईयरली रिजल्ट्स देखें तो 2023 तक कंपनी के सेल्स में हमको ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, पर करंट फाइनेंशियल ईयर में हमको ज़्यादा कुछ ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट और EPS में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। अभी अगर हम कंपनी का कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो 10 साल में सेल्स ग्रोथ है 9%, प्रॉफिट ग्रोथ है 7% एंड स्टॉक प्राइस CAGR है 9%। 5 साल में सेल्स ग्रोथ है 11%, प्रॉफिट ग्रोथ है 7% एंड स्टॉक प्राइस CAGR है 14%। 3 साल में सेल्स ग्रोथ है 14%, प्रॉफिट ग्रोथ है 5% और स्टॉक प्राइस CAGR है 5%। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ है 3%, प्रॉफिट ग्रोथ है -1% एंड स्टॉक प्राइस CAGR है 34%। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस ने इंडेक्स को भी बीट नहीं किया है। कंपनी के ना तो सेल्स में ज़्यादा ग्रोथ है, ना ही प्रॉफिट में ग्रोथ है और ना ही स्टॉक प्राइस में ज़्यादा कुछ ग्रोथ है। ऊपर से टेंशन वाली बात यह है कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ है 3%, पर स्टॉक प्राइस CAGR है 34%। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है तो थोड़ा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि स्टॉक प्राइस बहुत ही ज़्यादा भाग चुका है। अभी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स का स्टेक है 72.9%, FIS का स्टेक है 6.81%, DIS का स्टेक है 8.05%, पब्लिक का स्टेक है 12.12% और अदर्स में स्टेक है 0.12%। और अगर हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें तो लास्ट 3 साल में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुके हैं। जहाँ पे जून 21 क्वार्टर में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे 8,70,000, वहीं पे अभी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो गए हैं 25 लाख से भी ऊपर। तो ये हमारे समझ से बाहर है कि क्यों ऐसे लो ग्रोथ वाले कंपनी में भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इतने बढ़ गए हैं। अगर आपने ये स्टॉक लिया है तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके स्टॉक को लेने के पीछे का रीज़न क्या था। क्या आपने किसी के बोलने पे लिया था या फिर कुछ फंडामेंटल या टेक्निकल देख के लिया था। अभी अगर हम कंपनी का टेक्निकल चार्ट देखें तो डेली टाइम फ्रेम में कुछ ज़्यादा देखने के लिए तो नहीं मिल रहा है,
बट ये स्टॉक अपने एक सपोर्ट के पास अभी खड़ी है, जो है ये 468। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है तो थोड़ा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक प्राइस 468 के नीचे आता है तो यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न फॉर्म हो सकता है, जो है ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल। और अगर ये चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है तो इसके हिसाब से स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 380 के लेवल्स तक आ सकता है, जो इस स्टॉक के रिसेंट लो के बहुत ही करीब है, दैट इज़ 375। और अगर स्टॉक प्राइस इतना नीचे आता है तो कंसिडरिंग द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी हम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगे। और अगर स्टॉक प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है एंड देन अराउंड 500 के आसपास से फिर से कोई बियरिश पैटर्न बना के नीचे की तरफ आता है तो स्टॉक में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है। स्टॉक के वीकली टाइम फ्रेम में हमको ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है, पर आप याद रखिएगा कि हमने डेली टाइम फ्रेम में भी जो चार्ट्स डिस्कस किए वो अभी तक कंफर्म नहीं है, तो आप अभी चार्ट के बेसिस पे कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अगर कोई डेफिनेटिव चार्ट पैटर्न बनता है तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी अगर हम फंड हाउसेस का रिपोर्ट देखें तो अभी हमको रिसेंट टाइम्स में 2 रिपोर्ट एक्टिव देखने के लिए मिल रहा है, एक है एक्सिस डायरेक्ट का और एक है HDFC सिक्योरिटीज़ का। दोनों ने ही स्टॉक के ऊपर सेल रिकमेंडेशन दिया है और दोनों का ही स्टॉक प्राइस टारगेट है 450। तो अभी अगर हम लोग कंक्लूजन पे आ जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि स्टॉक हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। स्टॉक में ग्रोथ कुछ है नहीं, स्टॉक इंडेक्स से भी कम रिटर्न देती है। स्टॉक का जो ग्रोथ है इसके हिसाब से ये स्टॉक IT इंडेक्स तो छोड़ ही दीजिए, निफ्टी इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाएगी लॉन्ग टर्म में। फंडामेंटल्स उतना बढ़िया है नहीं, ROE ROC बिलो एवरेज है, PEG रेशियो के हिसाब से स्टॉक ओवर वैल्यूड है, प्राइस टू अर्निंग भी मीडियन P से ज़्यादा चल रहा है। तो ओवरऑल हमको ये स्टॉक किसी भी एंगल से अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। हमारे हिसाब से इस स्टॉक में पैसे रखने से बेहतर है कि इंडेक्स फंड में पैसा रखा जाए, इस स्टॉक से तो ज़्यादा ही रिटर्न मिल जाएगा। तो अभी अगर आप हमसे पूछेंगे कि स्टॉक में क्या करना चाहिए, हम हमारा एग्जाम्पल देके बोलना चाहेंगे कि अगर हम लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टेड होते, डजेंट मैटर प्रॉफिट में होते या लॉस में होते, हम इस स्टॉक से एग्जिट लेके कोई बेहतर ग्रोथ वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करते। और अगर हमको कोई बेहतर ग्रोथ वाला स्टॉक समझ नहीं आता तो हम निफ्टी 50 में लगा देते। और अगर हम ये स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं होते तो भूल के भी इसको नहीं छूते, हम इसको दूर से ही नमस्ते कर लेते। अगर हमको IT सेक्टर में ही स्टॉक लेना है तो इससे काफ़ी बढ़िया कंपनीज अवेलेबल है। आप आई बटन में क्लिक करके हमारा LTIM का रिव्यू देखिए या फिर हमारा टाटा एलेक्सी का रिव्यू देखिए, वो दोनों ही स्टॉक विप्रो से काफ़ी बेहतर है। अगर हमको विप्रो जैसा ही कोई बड़ा कंपनी चाहिए जो लार्ज कैप IT है तो उसके हिसाब से LTIM बहुत ही अच्छा ग्रोथ वाला कंपनी है। और अगर हमको कोई और भी बेहतर ग्रोथ वाला कंपनी चाहिए तो टाटा एलेक्सी भी इससे बहुत अच्छा स्टॉक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि विप्रो में क्या करना है। पर यहाँ पे डिस्क्लेमर रहेगा कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो हमारा बात मान के हमारा वीडियो देख के आप कोई भी स्टॉक बाइंग या सेलिंग का डिसीजन नहीं लीजिएगा। आप अपना रिसर्च और एनालिसिस खुद कीजिए और अपना डिसीजन खुद लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछिए, हम सबको जवाब देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी इंडियन स्टॉक, अमेरिकन स्टॉक, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो किसी का भी एनालिसिस करें तो भी आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।